हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। तो आज हम शुरू करेंगे कि आरक्षण की पृष्ठभूमि और विकास के बारे में। कल मैंने इससे थोड़ा सा बताया था, तो हम देखते हैं क्या है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, आरक्षण की शुरुआत सबसे पहले 1902 में ब्रिटेन के शासनकाल के दौरान ये आरक्षण के मुद्दों पर बहस होना शुरू हो गया था। 1902 में महाराष्ट्र में साहू जी महाराज ने पहली बार अपने राज्य में पहली बार आरक्षण का प्रावधान किया था। इसलिए जब अनुसूचित जातियों के किसी समूह के द्वारा अपने समाज के महापुरुषों को खोजने का प्रयास किया जाता है या सम्मान दिया जाता है, तो उनमें ज्योतिबा फुले के साथ साथ सावित्री फुले जी और डॉक्टर अंबेडकर, ये डॉक्टर अंबेडकर जी ये एक बड़े महानायक के रूप में जरूर से देखे जाते हैं, अगर नाम लिया जाता है इनका तो। लेकिन इसी के साथ साहू जी महाराज का भी जो सम्मान है अनुसूचित जातियों में बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, क्योंकि साहू जी महाराज ने न केवल डॉक्टर अंबेडकर को संरक्षण दिया था, बल्कि उनसे प्रभावित खुद साहू जी महाराज थे, और इनसे प्रभावित होकर साहू जी महाराज ने अपने राज्य में बहुत कुछ ऐसा किया जिससे कि कमज़ोर वर्गों या अनुसूचित जातियों के उत्थान में सहायक हो। जैसे साहू जी महाराज ने अपने राज्य में जो उनका अपना प्रिंसली जो स्टेट था, प्रांतीय वही जो राज्य कहते हैं, वो जो स्टेट था, उन्होंने अनुसूचित जातियों से संबंधित कई व्यक्तियों को रोजगार दिलाने का प्रयास किया। चाय के स्टॉल खोल दिए, भोजन का स्टॉल खोल दिया, इसी तरीके की बहुत सी व्यवस्था उन्होंने करवाई थी। आश्चर्य की ये कि साहू जी महाराज खुद वहाँ पर जाते थे और उनके द्वारा जो भी भोजन, चाय इत्यादि की दुकानें थीं, वहाँ खुद उनके साथ बैठकर खाते पीते थे। इसका यह प्रभाव पड़ा कि अन्य जो समाज के वर्ग थे, कहते थे वहाँ के राजा या महाराजा खुद ये काम कर रहे हैं, तो अन्य लोगों पर ये असर पड़ता था कि छुआछूत के जो बंधन हैं वो सही नहीं हैं, और जब हमारे समाज के जो हमारे राजा हैं वे यहाँ पर ये सब कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे। उनका अपना बड़ा योगदान रहा है। तो देखिए, हम थोड़ा बात करेंगे आज़ादी के पहले क्या था यहाँ पे। तो देखिए, 1902 में मैंने बताया कि साहू जी महाराज का कोल्हापुर में पहली बार आरक्षण दिया गया। ठीक है ना। फिर उसके बाद में देखिए, उसके बाद देखा गया 1909 में अंग्रेजों द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। कब? 1909 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। कांग्रेस द्वारा राष्ट्रवादी आंदोलन को तेज किया जा रहा था और अंग्रेजों के खिलाफ धीरे धीरे जनमत में असंतोष बढ़ता जा रहा था। 1905 तक आते आते यह असंतोष अपने उफान पर था। जब स्वदेशी आंदोलन भारत में शुरू हुआ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा और स्वदेशी संस्थाओं और वस्तुओं के संदर्भ में यहाँ पर सभी लोगों ने कार्य करना शुरू कर दिया था। समाज के सभी वर्ग इन आंदोलनों से जुड़ रहे थे और अंग्रेजों के खिलाफ विरोध की भावना लगातार मजबूत हो रही थी। अंग्रेजों को अगर भारत में अपनी शासन को बनाए रखना था, या फूट डालो और शासन करो कि उनकी परंपरागत नीति ज़्यादा कारगर होने वाली थी। ऐसे में अंग्रेजों के द्वारा 1909 में एक प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव को हम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के रूप में देखते हैं, कहते हैं के रूप में देखते हैं या कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए। इसमें उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल की एक अवधारणा दी। उन्होंने कहा, भारत में मुसलमान और हिंदुओं के हित अलग अलग हैं। हिंदू बहुसंख्यक हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं। अंग्रेजों ने कहा कि हम यहाँ पर भारतीयों की संख्या विधान परिषदों में बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम चुनाव यहाँ पर करवाएंगे और चुनावों में जो विधान परिषद, विधानसभा है, उनमें भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व अधिक से अधिक हो सके, इसका चुनावों के माध्यम से फैसला लिया जाएगा। इसके पहले भारतीयों का प्रतिनिधित्व न के बराबर विधायी संस्थाओं में हुआ करता था। अंग्रेजों के समय में ऐसा था। ठीक है ना। लेकिन अंग्रेजों ने भारतीयों में एक बात डालना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, हिंदू बहुसंख्यक हैं, कल को चुनाव होगा, हिंदू उम्मीदवार अगर निर्वाचित क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा है, उसी निर्वाचन क्षेत्र में अगर मुस्लिम कैंडिडेट भी चुनाव लड़ रहा है, तो जीतेगा कौन? चूंकि
हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदू हिंदू को वोट देंगे, मुस्लिम को वोट नहीं देंगे, इसलिए हिंदू प्रत्याशी चुनाव जीत जाएगा, मुस्लिम नहीं जीत पाएगा। ऐसे में उन्होंने मुसलमानों में यह भाव पैदा करना शुरू कर दिया कि आप तो शासक वर्ग थे, मुगल शासन सल्तनत काल आप तो शासक वर्ग थे, मतलब लेकिन अगर हम यहाँ चुनावी पद्धति लेकर आए, लोकतंत्र लेकर आए, तो बहुसंख्यक हिंदू ही राज करेंगे, मुसलमान अब तो अधीनता की भावना में मतलब आ जाएंगे। ऐसे में मुसलमानों ने वहाँ अपने लिए संरक्षण की, एक अलग संरक्षण की बात करनी शुरू कर दी। मुसलमानों का एक छोटा सा ग्रुप था, क्योंकि मुसलमान एक बड़ा समूह कांग्रेस के साथ खड़ा था और अंग्रेजों की इस नीयत को अच्छी तरह से समझ रहा था, लेकिन मुस्लिम लीग नामक संगठन ने इस मांग को दोहराया भी था और अंग्रेज यह चाहते भी थे। कुल मिलाकर 1909 में पृथक निर्वाचक मंडल की एक धारणा आई। इसमें कहा गया कि भारत में चुनावी क्षेत्र दो रूपों में होंगे, एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्र जिसमें कोई भी प्रत्याशी चुनाव में भाग ले सकता है, लेकिन एक पृथक निर्वाचक मंडल होगा कि कुछ ऐसे स्थान होंगे जहां पर केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकते हैं और केवल मुस्लिम वोटर ही चुनाव में वोट कर सकते हैं। इसे हम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या पृथक निर्वाचक मंडल कहते हैं। ये धारणा इस आधार पर आधारित है कि एक धर्म के प्रत्याशी को चुनने के लिए एक धर्म एक संप्रदाय के जो मतदाता हैं वही वहां पर मत कर सकते हैं, अन्य लोग वहां मत नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये धारणा आरक्षण से भिन्न है। अभी हमने आपको क्या बताया कि 1909 में ब्रिटिश राज में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की धारणा आई, ये आरक्षण से भिन्न है, ध्यान रहे। इसके तहत पृथक निर्वाचन मंडल का प्रस्ताव, मतलब निर्वाचन मंडल का गठन हुआ। पहला मतलब दो इसमें पार्ट्स बनाएंगे, उम्मीदवार मुस्लिम और मतदाता इधर मुस्लिम, ऐसा हुआ। तो इसके जरिए अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत में मतलब हिंदू मुसलमान के बीच की एक दूरी यानी कि एक खाई बढ़ जाए, दोनों एक दूसरे को शक की निगाह से देखें, ये उनका अपना प्रयास था। हालांकि ये प्रयास बहुत सफल नहीं रहा। 1916 में हिंदू मुस्लिम लीग मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक तो मतलब एक पैक्ट हुआ। देखो ये जो कांग्रेस था ना, ये सबको लेकर चल रहा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेकर चल रहा था। तो मैंने क्या बताया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक पैक्ट हुआ और कांग्रेस ने इस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को स्वीकार कर लिया, कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन हिंदू मुस्लिम अलग अलग नहीं रहने चाहिए, दोनों की एकता फिर से स्थापित हो गई। उस समय 1915 में महात्मा गांधी जी का पदार्पण हो चुका था और महात्मा गांधी उसके पहले दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की लड़ाई लड़ चुके थे। यहाँ तक कि भारत आने के बाद 1917, 18, 19 में जिस तरह से चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद सत्याग्रह उन्होंने किया था, उसने यह इशारा कर दिया था कि गांधी जी वो शख्सियत बनने वाले हैं भारत में जो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़े राष्ट्रीय आंदोलन के कर्णधार बन सकते हैं। अंग्रेज जिस बात से भयभीत थे कि क्या आने वाले समय में राष्ट्रीय आंदोलन की दशा और दिशा बदलने वाली है और भारतीयों की सोच अंग्रेजों के खिलाफ होने वाली है, राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होने वाली है, ऐसे में इसे और ज़्यादा विखंडित करना अंग्रेजों के लिए ज़रूरी था। 1919 का अधिनियम लेकर आए ये लोग। इसमें जिस तरीके से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात की थी, ठीक उसी तरीके से 1919 में सिखों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की इन लोगों ने बात की। तो इन्होंने क्या कहा कि 1919 में सिख समुदाय के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की इन्होंने बात करी। तो अंग्रेज चाहते थे कि कितने भागों में भारत को तोड़ा जाए। सिखों के अतिरिक्त 1919 में यूरोपियों के लिए, आंग्ल भारतीय लोगों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। इसके बावजूद भारत में 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहा। अंग्रेजों को यह समझ में आ गया कि अखिल भारतीय स्तर पर अब भारत में आंदोलन बढ़ने वाले हैं, इसलिए इस राष्ट्रीय आंदोलन को और कमज़ोर करने की ज़रूरत है। उनको समझ आ गया था कि भारत में 150 साल से रहते रहते कि मतलब भारतीय समाज में कई विसंगतियां हैं और उनको आधार बनाकर भारतीय समाज को अंदर ही अंदर खोखला और कमज़ोर किया जा सकता है। ऐसे में अनुसूचित जातियों की स्थिति के बारे में अंग्रेजों से बेहतर भला कौन जान सकता था। डॉक्टर अंबेडकर के रूप में एक बड़ा नेतृत्व अनुसूचित जातियों को उस वक्त मिल रहा था जबकि अभी भी भारतीय जो समाज है, हमारे राष्ट्रीय नेता कांग्रेस से जुड़े हुए नेता थे।
वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या अनुसूचित जाति, जनजाति या इस तरीके के भेदभाव में विश्वास नहीं करते थे और पूरे देश और भारत के विकास के बारे में बातें किया करते थे। लेकिन समाज अंदर ही अंदर सांप्रदायिक, जातीय, लैंगिक और भेदभाव से युक्त था। ये उन्हें बेहतर तरीके से मालूम था और ऐसे में उन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए 1932 में यह घोषणा की कि इनके लिए पृथक निर्वाचक मंडल लाया जाए। ये धारणा अनुसूचित जातियों के लिए ज्यादा खतरा था क्योंकि हिंदू समाज में अब विखंडन को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे। यानी अगर कोई भी मतदाता कोई भी चुनाव लड़ रहा है तो वह अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति होगा, मतदाता भी अनुसूचित जाति के ही होंगे। ये हिंदू में ही अन्य जातियों को, अनुसूचित जातियों को अलग करने की कवायद थी, जैसा कि मुस्लिम और सिखों के साथ किया जा चुका था। ये भारत के राष्ट्रीय नेताओं को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर का यह मानना था कि अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए बहुत जरूरी है कि उनका प्रतिनिधित्व राजनीतिक रूप में सुनिश्चित किया जाए, तभी उनके विश्वास में वृद्धि होगी। नहीं तो जिस तरह उनका शोषण हो रहा है या जिस तरीके से उन्हें नीचा मानकर व्यवहार किया जाता है, कभी भी मतलब उनका विश्वास संभव नहीं होने वाला है। ऐसी स्थिति में देखा गया कि अंग्रेजों के द्वारा जब अनुसूचित जातियों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जब विचार लाया गया तो महात्मा गांधी के द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया, यहाँ तक कि वे आमरण अनशन पर भी बैठ गए। उस वक्त तक महात्मा गांधी भारत के सर्वोपरि सर्वमान्य सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी नेतृत्वकर्ता थे वो परेशान हुए क्योंकि गांधी जी इसमें किसी प्रकार का कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि किसी भी तरीके से अनुसूचित जातियों को या हिंदू समाज को बांटने का कोई भी हमको प्रपोजल स्वीकार नहीं है। तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। लोग उन्हें समझाने की कोशिश किए, नहीं हो पाया। तो लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर से बात किया। उन्होंने कहा कि आपकी ये जो मांग है अनुसूचित जातियों के पृथक निर्वाचक मंडल की, इसको आप छोड़ दीजिए और समझौता कर लीजिए। जो समझौता पुणे में हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं, ध्यान रहे, पूना पैक्ट कहते हैं। गांधी और अम्बेडकर समझौते के रूप में ये कहा गया, इसमें मतलब समझौते के रूप में क्या कहा गया, ये कहा गया कि अब दलितों और अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था नहीं होगी, बल्कि कांग्रेस उन्हें अपनी सीटों पर आरक्षण देगा। यहाँ से आरक्षण की अवधारणा राजनीतिक संस्थाओं में आई, ध्यान रहे। यानी राजनीतिक जो विधानसभा, विधान परिषद में आरक्षण की बात अब दूसरे तरीके से आई। कहा गया कि पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब है उसी समुदाय का कैंडिडेट, उसी समुदाय का वोटर, लेकिन जब आरक्षण की बात होगी तो आरक्षण केवल सीट का होगा। मतलब कि जो कैंडिडेट होगा वह उस समुदाय का होगा, लेकिन वोटर किसी भी समुदाय का हो सकता है। तो 1932 में अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की घोषणा की गई। गांधी जी द्वारा इसका विरोध और आमरण अनशन भी किया गया। फिर बदले में मैंने अभी कौन सा पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट हुआ। इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया। आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हुआ कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, जिसमें उम्मीदवार और मतदाता एक ही समुदाय के हों। दूसरा हुआ आरक्षण यानी कि उम्मीदवार किसी विशेष समुदाय का और मतदाता के रूप में सभी समुदाय के लोग। तो अब हम लोग बात करेंगे कि आज़ादी के बाद आरक्षण मतलब कैसे। देखिए, आज़ादी के बाद का कब आपको आप देखने को मिला। देखिए, शिक्षण संस्थानों में दिया गया आर्टिकल 15 में, 15 के 4, 5, 6 में मैंने आपको कल परसों में पढ़ाया ही है, आप उसमें देख सकते हैं। फिर किस में कहा गया, सरकारी नौकरियों में। फिर राजनीतिक संस्थाओं में अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा और 332 के तहत विधानसभा में। ये जो है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों और नगर पालिकाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो अगर वर्तमान में पूछा जाए कि आरक्षण कहाँ कहाँ है, तो आरक्षण केवल सरकारी नौकरियों में नहीं है, केवल शिक्षण संस्थानों में नहीं है, अन्य जगहों पर भी है। ठीक है ना, जो मैंने भी आपको बताया। तो देखिए, आरक्षण के विकास का घटनाक्रम अब थोड़ा सा जानते हैं। पहली बार आरक्षण का प्रावधान 1950 में देखा गया। 1950 में अनुसूचित जाति संशोधन अनुसूचित जाति आदेश 1950 के जरिए भारत में आरक्षण दिया गया था। यानी हमारे यहाँ आरक्षण का प्रावधान सरकार के द्वारा आदेश जारी किया जाता है, कार्यपालिका के आदेश पर आधारित है। बात समझ में आया ना। तो
आरक्षण कैसे दिया जाता है, एक तो संविधान में प्रावधान कर दिया गया है, लेकिन संविधान की बातों को लागू कौन कर रहा है? तो कार्यपालिका के आदेश के जरिए आरक्षण दे सकते हैं, जो संविधान में लिखा गया है उसी के अनुसार। तो मैंने क्या बताया कि संविधान अनुसूचित जाति या जनजाति आदेश 1950 द्वारा सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है। अनुसूचित जाति के लिए 15% है, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% है। लेकिन क्वेश्चन अगर ये था कि क्या आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया जा रहा है, तो हम लोग बात करेंगे, दिया जा रहा था तो हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 16 के 4। देखिए इसमें क्या है, थोड़ा सा फिर से हमको बता दें। आर्टिकल 16 का 4 कहता है कि राज्य किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए जिनका राज्य की नौकरियों में या राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। अब देखिए पिछड़े वर्ग का मतलब क्या केवल SC/ST था, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति था, या कुछ और था? ये विवाद का मुद्दा था, क्योंकि शुरुआती दौर में हमने इस आदेश के द्वारा हमने रेखांकित कर दिया था कि हमारे समाज में सबसे पिछड़ी स्थिति SC/ST की है, तो हमने पहले उन्हें ही आरक्षण दे दिया। लेकिन अब यहाँ पर यह निर्धारित करना था कि बाकी के कौन से पिछड़े वर्ग हैं, क्या और कोई पिछड़ा वर्ग है, या केवल SC/ST ही पिछड़े वर्ग के रूप में देखे जा सकते हैं। इसी संदर्भ में पिछड़े वर्ग के निर्धारण के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसे हम काका कालेलकर आयोग कहते हैं। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछड़े वर्ग के निर्धारण का प्रश्न क्या था? देखिए संविधान में पिछड़े वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है। इसके लिए काका कालेलकर आयोग के रूप में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? 1955 में किया गया। अब देखिए क्वेश्चन ये रेज हुआ कि आर्टिकल 16 के 4 में पिछड़ा मतलब लिखा गया है, उसका मतलब क्या है आखिरकार? इसमें कौन कौन आएगा? सवाल है कि यहाँ पिछड़ा वर्ग का प्रयोग किया गया है, ना कि पिछड़ी जाति का प्रयोग किया गया है। ध्यान रहे कि हमारे संविधान में पिछड़ी जाति का इस्तेमाल किया ही नहीं गया है, बल्कि पिछड़े वर्ग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और इसीलिए इसके अर्थ को लेकर बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। कई बार हम सामान्य निष्कर्ष निकाल लेते हैं, तो चूंकि यहाँ पिछड़े वर्ग शब्द का निर्धारण किया गया था, तो पूछा गया था कि वर्ग में कौन कौन आएगा इस जाति में। तो देखिए जाति क्या है? जाति जो है जन्म से निर्धारित होती है, सामाजिक धारणा और एक बंद व्यवस्था है। सामाजिक धारणा है मतलब क्योंकि जाति में आपका स्थान जन्म से ही निर्धारित हो जाता है, ठीक है ना। तो जो चीज़ जो है जन्म से ही निर्धारित होती है, जन्म से ही अगर हम किसी जाति के हैं तो अब हम अपनी जाति नहीं बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आय से मेरी स्थिति निर्धारित हो रही है, तो कल को मेरी आय बढ़ जाएगी तो मेरा वर्ग ऊंचा हो जाएगा, कल को घट जाएगी तो नीचा हो जाएगा। यानी आज मैं अगर मध्यम वर्ग में हूँ तो कल मैं उच्च वर्ग में जा सकता हूँ, और कल को अगर कोई उच्च वर्ग में है तो वह मध्यम वर्ग में भी आ सकता है, क्योंकि ये चीज़ें आय से निर्धारित होती हैं, ठीक है ना। वर्ग क्या है? आर्थिक धारणा है, और ये खुली व्यवस्था है और आय से निर्धारित होती है। वर्ग का मतलब है आपकी आय से आपका निर्धारण होता है। आप उच्च वर्ग में हैं या निम्न या मध्यम में हैं, यह आपकी आर्थिक परिस्थिति या आपकी आय से निर्धारित होता है। इसलिए जाति को एक बंद व्यवस्था कहते हैं। जाति को आप खत्म नहीं कर सकते, यानी जाति को आप बदल नहीं सकते हैं। कोई ब्राह्मण क्षत्रिय बन जाए, क्षत्रिय शूद्र बन जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। और वर्ग एक खुली व्यवस्था है, आप वर्गीय स्थिति को कभी भी बदल सकते हैं। अब काका कालेलकर के सामने यह सवाल आया कि पिछड़ी वर्ग और जाति, उन्होंने कहा कि देखिए भारत की स्थिति ये है कि यहाँ पर जाति और वर्ग में आप अंतर कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर भारत में कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति है तो वही पिछड़ा वर्ग भी है, क्योंकि जिनकी सामाजिक रूप में स्थिति कमज़ोर है उन्हीं की आर्थिक रूप में भी स्थिति कमज़ोर है, क्योंकि जितने भी संसाधन थे वह उच्च जातियों के पास थे। आप उन्हीं को उच्च वर्ग भी कह सकते हैं। और भारत में जो तथाकथित निम्न जातियाँ थीं, उन निम्न जातियों के पास कोई आर्थिक संसाधन नहीं थे, इसलिए आप उनको निम्न वर्ग भी कह सकते हैं। अनुशंसा मतलब क्या इनकी तरफ से दी गई, जो मैंने आपको बताया
जाति ही वर्ग है, इन्होंने ये कह दिया। जो सामाजिक रूप से पिछड़ा है वही आर्थिक रूप से भी पिछड़ा है, इन्होंने कहा। तो भारत में 2399 जातियां पिछड़ी जातियां हैं। जाति को पिछड़े वर्ग का आधार माना जाए सरकार द्वारा, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि भारत में केवल हिंदू नहीं रहते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, जैन, बौद्ध, अलग अलग धर्म के सभी लोग रहते हैं। जातियां तो केवल हिंदू समाज में ही है, ना तो मुस्लिम में, ना तो क्रिश्चियन में, बौद्ध में, जैन में, ना ही सिख में। तो ऐसी स्थिति में आरक्षण केवल और केवल हिंदू समाज में रहने वाली जातियों के लिए है। लेकिन अन्य समाजों में जो पिछड़ा वर्ग है, क्या उन्हें आरक्षण देने का प्रावधान नहीं किया जाएगा? सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। जाति ही पिछड़ा वर्ग है, ठीक है ना। पिछड़ा वर्ग सरकार के अनुसार थोड़ी व्यापक धारणा है, लेकिन काका कालेलकर आयोग का कहना था कि जातियां मुख्य निर्धारक फोर्स और डोमिनेट फैक्टर यहाँ पर हैं। इसी बीच ये आरक्षण का मुद्दा न्यायपालिका के पास पहुंचा। 1963 में बालाजी मैसूर केस आता है। कौन सा होता है? बालाजी और अन्य बनाम मैसूर राज्यवाद 1963। तो मैंने अभी आपको बताया कि चंपकम दोदई राजमवाद में, मतलब पिछले कुछ क्लासेस में बताया है हमने, चंपकम दोदई राजमवाद में जो 1950 में आया था, क्योंकि मद्रास प्रांत में आरक्षण का प्रावधान शिक्षण संस्थानों में किया गया था। तो कहा गया कि संविधान में तो कहीं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के बारे में कोई प्रावधान तो किया ही नहीं गया है, ठीक है ना। तो ये तो संविधान के खिलाफ है। संसद ने संविधान में पहला संशोधन किया। मैंने क्या बताया था? आर्टिकल 15 का 4 1951 में संविधान में जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष आरक्षण, विशेष प्रावधान कर सकती है। इसके बाद अलग अलग राज्यों के द्वारा शिक्षण संस्थानों में अपने यहाँ आरक्षण दिया जाने लगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा ही आरक्षण मैसूर राज्य में भी दिया जा रहा था, लेकिन इस आरक्षण में लगभग 68% सीटें आरक्षित कर दी गई थी। यानी अधिकांश, जब 50% से अधिक सीटें आरक्षित ही कर दी जा रही हैं, तो फिर योग्यता का क्या मतलब है? क्या योग्यता भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए, या होल्स और रिजर्वेशन के जरिए ही लोगों को खुश करने के लिए सारी सीटें ही आरक्षित कर दी जाएंगी? न्यायपालिका के सामने यह क्वेश्चन आया तो कई सवाल पूछे गए, क्योंकि जो आरक्षण दिया जा रहा था उसमें कई क्राइटेरिया बनाने की बात चल रही थी कि क्या केवल जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, क्या सामाजिक वंचना के अन्य मानकों के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है, क्या आधार आरक्षण के, और आरक्षण कितना दिया जाए, और कितना, क्या 100% आरक्षण दिया जा सकता है। तो बालाजी केस में कहा गया कि जाति आरक्षण का प्रमुख आधार हो सकता है, लेकिन एकमात्र आधार नहीं हो सकता। यानी केवल जाति के आधार पर आरक्षण यानी होल सोल फैक्टर नहीं, लेकिन हाँ डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, जो मतलब होगा जब आरक्षण हम दे रहे हैं तो अधिकांशतः उसमें हम जातिगत स्थिति के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन केवल हम ये मान लें कि उनकी पिछड़ी स्थिति है जातियों में, इसलिए उनको आरक्षण दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें वहाँ पर चेक करनी चाहिए। दूसरा, केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता था। अगर यहाँ हमको केवल गरीबी के आधार पर आरक्षण देंगे तो मतलब गरीबी तो कई वजहों से हो सकती है ना। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि जाति के आधार पर आरक्षण क्यों दे रहे हैं आप, आर्थिक आधार पर आरक्षण क्यों नहीं देते हैं। उसमें एक बड़ा अंतर ये है कि जाति के आधार पर जो पिछड़े लोग हैं वो अपनी योग्यता या प्रतिभा के आधार पर पिछड़े नहीं हैं, बल्कि वो इसलिए पिछड़े हैं क्योंकि समाज ने उनको वही स्थिति, मतलब समाज में उनको वही स्थिति दे दी गई। उनसे कहा गया है कि इस काम को आपको नहीं छोड़ना है। यानी जो स्पष्ट जातियां हैं उनके व्यवसाय निश्चित कर दिए गए हैं कि आपको पशुओं की खाल उतारना है या साफ सफाई करना है, आपको यही काम करना है। तो इसलिए वे अपने सामाजिक व्यवस्था की मतलब वजह से वे अपनी आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं ला पाते हैं या अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं ला पाते हैं। आर्थिक रूप में अगर कोई पिछड़ा है तो संभव है कि वहाँ पर अगर
वह व्यक्ति ज़्यादा शिक्षित नहीं है, कुशल नहीं है, तो हो सकता है कि उसको रोजगार ना मिले, उसकी आय ना बढ़े और इस वजह से भी हो सकता है कि वो पिछड़ा हो। आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन में आपकी व्यक्तिगत योग्यता भी उसमें शामिल हो सकती है, लेकिन सामाजिक पिछड़ेपन में आप प्रतिभाशाली हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक व्यवस्था आपकी प्रतिभा को दबाने का प्रयास करती है। केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। आरक्षण गरीबी उन्मूलन का साधन नहीं है। पिछड़ेपन का निर्धारण सामाजिक और शैक्षणिक दोनों आधार पर होना चाहिए। आरक्षण की उच्चतम सीमा 50% होनी चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए, पुनः मंडल आयोग 1978 के रूप में दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया। इस समय पीएम थे देसाई साहब जी थे। इनकी अनुशंसा क्या है? इन्होंने पहले तो पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने के लिए 3 आयाम लिखे। इन्होंने कहा पिछड़े वर्ग को परिभाषित करने के लिए 3 आयाम और 11 संकेतक इन्होंने बताए। पहला इन्होंने बताया 3 आयाम कि सामाजिक पिछड़ापन, इसमें इन्होंने 4 संकेतक दिए कि ठीक है ना, सामाजिक स्थल पर बैठने न देना, भेदभाव, मतलब ये सब चीज़ें इन्होंने बताया। आर्थिक पिछड़ापन इन्होंने बताया, इन्होंने 4 संकेतक दिए, इसमें भी रोजगार, जमीन, संसाधन, ये सब। शैक्षणिक पिछड़ापन बताया, इसमें इन्होंने 3 संकेतक दिए, स्कूली शिक्षा, महिला कितनी शिक्षा हो रही, ये सब चीज़ें। तो जब मंडल आयोग ने इस आधार मतलब इस आधार पर इन तीनों आयामों के आधार पर पिछड़ेपन को यानी पिछड़े वर्ग को परिभाषित करना चाहा, तो उन्होंने कहा भारत में तो 52% आबादी पिछड़ी है। अगर इन 3 इंडिकेटर में मतलब इन 3 इंडिकेटर में रखा जाए कि अगर कोई सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक तीनों दृष्टि से पिछड़े हैं, तो अगर हम देखें यहाँ पर अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि सामाजिक रूप से जो पिछड़ा हो शैक्षिक रूप में बेहतर हो। वह ऐसी जातियाँ हों जो सामाजिक रूप में भी पिछड़ी हों, शैक्षणिक रूप में भी पिछड़ी हों और आर्थिक रूप में भी पिछड़ी। इन तीनों के आधार पर पिछड़े वर्ग को परिभाषित इन्होंने किया था और इस आधार पर इन्होंने 52% आबादी को पिछड़े वर्ग में रखा। ठीक है ना। पिछड़े वर्ग में SC/ST का निर्धारण हो चुका था। SC/ST के अतिरिक्त अन्य कौन थे जो पिछड़े थे? OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास, 52% हमने बताया। 44% हिंदू और 8% गैर हिंदू। अनुसूचित जाति केवल और केवल हिंदू समाज की विशेषता है। हिंदू समाज में ही अछूत या अस्पृश्य का व्यवहार होता है। ठीक है ना। इसलिए शेड्यूल कास्ट का मतलब है हिंदू। अगर कोई मुस्लिम है तो ईसाई है या अन्य धर्म के हैं, शेड्यूल कास्ट का स्टेटस नहीं मिलेगा उनको। ये SC/ST ऑर्डर 1950 में लिखा है। अभी जुलाई 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक केस दायर किया एक केस दायर किया गया कि अभी का मतलब हो गए 1.5-2 साल 2020 की बात है ना। तो उसमें केस दायर किया गया, कहा गया कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के द्वारा हमको अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। ये उन लोगों का मानना है, लेकिन शेड्यूल कास्ट की प्रैक्टिस केवल और केवल हिंदू समाज में होती है, अन्य समाजों में नहीं होती है। और शेड्यूल ट्राइब किसी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, इनको माना जाता है कि समाज से कटी हुई है। OBC में सब आते हैं, हिंदू और गैर हिंदू। मंडल आयोग का कहना था इनको 52% आरक्षण दिया जाए क्योंकि 52% आबादी है। लेकिन बालाजी बनाम मैसूर केस में अधिकतम आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता है, जबकि SC को 15 और ST को 7.5, तो लगभग 22.5% पहले से ही दिया जा रहा है, तो संभव ये नहीं था। बालाजी कोई भी मतलब स्थिति हो, उस केस में कहा गया कि कोई भी स्थिति हो योग्यता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। सामाजिक न्याय और योग्यता इन दोनों के बीच तालमेल बनाना होगा और 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। चूँकि 22.5% आरक्षण लगभग 23% मतलब इसे मान लें अगर हम पहले से ही दिया जा चुका है, तो अब 27.5% बचे हुए हैं जो आप किसी को दे सकते हैं। तो ऐसे में मंडल आयोग ने अपने जो रिकमेंडेशन थे उनमें थोड़ा संशोधन किया और 52 की जगह 27% दी गई। इनके लिए मतलब 27% की अनुशंसा फिर की गई। मंडल आयोग ने निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की अनुशंसा की थी, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। तो इसलिए आप देखेंगे कि कई मुस्लिम के लोग भी OBC में आरक्षण का लाभ प्राप्त करते हैं और अन्य समुदायों में भी जिन्हें OBC का स्टेटस मतलब दिया गया है उन्हें आरक्षण का लाभ मिलता है। लेकिन मोरारजी जनता पार्टी की सरकार 2 ही सालों में गिर गई।
तो इंदिरा गांधी की सरकार आई। इंदिरा गांधी द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट पर कोई विचार ही नहीं किया गया, यानी नहीं लागू किया गया। फिर राजीव गांधी की सरकार आई, फिर भी मंडल आयोग की अनुशंसा पर कोई विचार नहीं किया गया। इस बीच राजीव गांधी सरकार के खिलाफ विपक्षी दल धीरे धीरे एकजुट हो रहे थे। फिर से कांग्रेस की सरकार की जगह पर कोई वैकल्पिक सरकार बनाने की बात चल रही थी, और इस वैकल्पिक सरकार में 3 बड़े नेता उस वक्त देखे जा रहे थे। एक देवीलाल, जो कि जनता पार्टी सरकार, और जब मंडल आयोग बना हुआ था 1978-77 में, तो देवीलाल डिप्टी पीएम हुआ करते थे। दूसरी तरफ चंद्रशेखर, बलिया के बड़े नेता, युवा तुर्क मतलब जिन्हें बोला जाता था उस वक्त। तीसरी तरफ थे महाराजा वीपी सिंह। ये काफ़ी ज़्यादा और कार्यों के लिए जाने जाते थे। इन तीनों ने कहा कि अब हम पिछड़े वर्ग के नाम पर चुनावी प्रचार करेंगे। पिछड़े वर्ग के हितों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए हम लोग कुछ ठोस कदम उठाएंगे। तो पिछड़े वर्ग को यह भरोसा हुआ कि इस सरकार के द्वारा मंडल आयोग के निर्णयों को लागू किया जा सकता है। ऐसे में कांग्रेस की सरकार चुनाव नहीं जीतती है और जनता पार्टी राष्ट्रीय एकता दल सरकार बनती है। तो पीएम के पद को लेकर संघर्ष हुआ, क्योंकि जो मैंने अभी ऊपर नाम बताया, देवीलाल, चंद्रशेखर और महाराजा वीपी सिंह, तीनों ही चाहते थे कि हम बने। फाइनली फिर कौन बना? वीपी सिंह पीएम बनते हैं, ठीक है ना। तो इनका पहला बड़ा फैसला था मंडल आयोग को लागू करने का। 1990 में किया इन्होंने, और 27% आरक्षण सरकारी जॉब्स में अब मतलब दे दिया गया ओबीसी के लिए। इसके पहले आरक्षण केवल 22.5% ही था SC ST के लिए, यानी आरक्षण 49.5% हो गया। समझ में आ गया होगा कैसे हो गया। और लगभग 50% सीटें आरक्षित हो गई। 49 मतलब आधा कम, 50% हो गया। ऐसे में देश समाज में इसका बड़ा विरोध हुआ। इस एक घटनाक्रम ने पूरे देश का सामाजिक विभाजन करके रख दिया, जहां एक तरफ आरक्षण के समर्थक थे, दूसरी ओर आरक्षण के विरोधी थे। क्योंकि जब मंडल आयोग के रिकमेंडेशन लागू किए गए, तो उसके बाद के जो भी एग्ज़ाम दिए गए, उनमें बहुत से जनरल कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब में कुछ अंकों से सफल नहीं हो पाए, और बाद में पता चला कि कम अंक पाकर भी ओबीसी वाला बंदा सेलेक्ट हो गया। तो ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हुई, क्रिया प्रतिक्रिया हुई। राजीव गोस्वामी नामक एक युवक ने इंडिया गेट पर दिल्ली में अपने ऊपर आग मतलब लगा लिया। तो फिर मैगजीन टुडे में कवर पेज में आ गया, छपा गया, मतलब छप गया ये पे। तो इसने पूरे भारत में आग, मतलब पूरे भारत में कहते नहीं आग लगाने का कार्य किया। भाई इतना बड़ा प्रोपेगेंडा हो गया। तो यहाँ पर आरक्षण ने समाज को एक करने के बजाय समाज को तोड़ना शुरू कर दिया। और 1990 के बाद पोस्ट मंडल जब जातिगत विभाजन में बहुत ज़्यादा देखा गया, तो यहाँ पे मतलब जहाँ पर जातियों के बीच में आरक्षण के नाम पर काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव देखा जाता है। और 1990 के बाद की जो राजनीति थी वो बदल गई। इसको मंडल राजनीति कहते हैं। 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उसे कमंडल राजनीति की शुरुआत कहते हैं। तो मंडल कमंडल की राजनीति 1990 से शुरू हो गई। मंडल का मतलब हो गया जातिगत राजनीति, और कमंडल का मतलब हो गया धर्म की राजनीति। 1990 में मैंने क्या बताया, अभी मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले आपको, 1990 में वीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग की अनुशंसा को लागू किया गया। इसमें 27% आरक्षण ओबीसी को सरकारी जॉब में दिया गया। तो हमने क्या बताया कि तीनों के बीच मनमुटाव हुआ, और इस तरीके से क्या हुआ, एक ही साल में सरकार गिर गई। तो कांग्रेस आई, फिर पीएम नरसिम्हा राव आए, क्योंकि राजीव गांधी जी की हत्या हो चुकी थी। राम ने नरसिम्हा राव की स्थिति को समझते हुए कहा कि समाज में विद्वेष ज़्यादा ना बढ़े, तो उन्होंने इसको कंपनसेट करने की कोशिश की, मतलब इसको थोड़ा संतुलित बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप में जो पिछड़ा वर्ग है, हम उसको भी सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देंगे। ये 1991 में घोषणा की गई। इससे अपर कास्ट के लोगों के इमोशन भी सेटिस्फाई होने के लिए मतलब ऐसा किया गया। यानी नरसिम्हा राव सरकार के निर्णय के बाद 49.5% का जो आरक्षण था वो बढ़कर 59.5 यानी कि लगभग 60% हो गया। और यह बालाजी मैसूर केस में था, जिसमें 50%
सीट आरक्षण की गई थी उनके नियम के खिलाफ था। दूसरा निर्णय राव द्वारा ओबीसी को 27% आरक्षण ठीक है, लेकिन ओबीसी में एक कैटेगराइजेशन होना चाहिए। जो लोग आर्थिक रूप में बहुत संपन्न हैं उनके बच्चों को आरक्षण की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए ओबीसी समूह में आर्थिक आधार पर एक सीलिंग यानी एक सीमा निर्धारित की जाएगी। इससे अधिक आय या संसाधन वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जिसे बाद में हम लोग क्रीमी लेयर कहते हैं। ठीक है ना। तो नरसिम्हा राव सरकार का निर्णय क्या है, मैंने क्या बताया कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण, ओबीसी में आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के लिए आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो फिर विवाद और बढ़ गया। यह मामला फिर से न्यायालय पहुंच गया 2 कारणों से। पहला क्या कारण, कुछ लोगों ने कहा कि ये तो बिल्कुल आरक्षण राज्य को लेकर आ रहे हैं, 60% बताइए इन्होंने आरक्षण कर दिया है। बालाजी मैसूर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई हम 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता है या नहीं देंगे, और नरसिम्हा राव सरकार ने निर्णय लिया कि असंवैधानिक है, न्यायपालिका के आदेश के खिलाफ है। दूसरा क्या था कि वो लोग भी पहुंचे जो ओबीसी से थे, जिन्होंने कहा था ओबीसी का मतलब ओबीसी आर्थिक रूप से चाहे संपन्न हो निर्बल हो, आर्थिक चाहे पिछड़े हो संपन्न हो निर्बल हो, डिमांड कर रहे थे कि हमको भी आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसे में मामला इंदिरा साहनी केस में पहुंचा, जिसे हम मंडल केस भी कहते हैं। इसमें कई इंपॉर्टेंट निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिए, यानी आरक्षण पर सबसे विशद निर्णय इसी केस में आया। निर्णय पहला सुनिए, निर्णय क्या था। इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि बालाजी मैसूर केस बिल्कुल सही है और इसलिए आरक्षण की उच्चतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती है, ऐसा इन्होंने कहा। यही कारण है कि कोर्ट ने राव की सरकार के 10% के आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया और अवैध हो गया। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण केवल भर्ती के स्तर पर होगा, यानी प्रारंभिक स्तर में परीक्षा होगी, सेलेक्ट होने के लिए ही केवल आरक्षण के नियम लागू होंगे। आप जब चयनित हो जाएंगे तो आपकी प्रोन्नति आपके कार्यों से निर्धारित होगी, ना कि वहां आरक्षण के नियम होंगे, यानी प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जाएगा। तीसरा, आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को आरक्षण ना देना जो सरकार का निर्णय था बिल्कुल उचित है, और ऐसे लोगों को ओबीसी में जो आर्थिक रूप से संपन्न है, न्यायालय ने उन्हें क्रीमी लेयर का नाम दिया, इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। फाइनली दूसरा मुद्दा था कि यदि आरक्षण दिया जा रहा है और उस साल आरक्षित जो सीटें हैं वह किसी कारण से रिक्त हो जाती हैं तो वह आरक्षित पद ही खत्म नहीं होगा, बल्कि अगले साल उसको कैरी फॉरवर्ड या प्रेषित कर दिया जाएगा। तो मैंने क्या बताया, इंदिरा साहनीवाद, मंडलवाद जिसे कहते हैं, कि आरक्षण की उच्चतम सीमा इन्होंने क्या निर्धारित की, 50% ही रखी। न्यायालय के अनुसार आरक्षण देते समय अनुच्छेद 335 के तहत लोक सेवाओं में दक्षता और कुशलता को बनाए रखते हुए आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और योग्यता के मध्य संतुलन। दूसरा, इन्होंने बताया कि नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दिए गए 10% आरक्षण का प्रावधान असंवैधानिक इन्होंने कहा, क्योंकि कहा कि 50% की जो उच्चतम सीमा का उल्लंघन इसमें हो रहा है जो बालाजी केस में दिया गया था, और कहा कि केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण की अनुमति संविधान नहीं देता है। और तीसरा, न्यायालय के अनुसार ओबीसी समूह तीसरा क्या है कि न्यायालय के अनुसार ओबीसी समूह में आर्थिक रूप में संपन्न वर्ग अर्थात क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। चौथा क्या बताया, प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा। फिर क्या बताया कि आरक्षण में कैरी फॉरवर्ड नियम लागू होगा। यदि किसी आरक्षित समूह की सीटें रिक्त रह जाएं तो उसे समाप्त नहीं माना जाएगा, बल्कि अगले वर्ष के लिए प्रेषित कर दिया जाएगा, लेकिन इससे 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और यह नियम केवल 2 वर्ष के लिए ही लागू होगा। फिर क्या बताया गया कि पिछड़े वर्ग के निर्धारण के लिए सांविधिक आयोग का गठन हो जो आरक्षण सूची में निकासी या समावेशन संबंधी निर्णय ले कि किस जाति को शामिल करना है और किसे नहीं। देखो, अभी तक तो सामान्य था, लेकिन अब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इंदिरा साहनी के बाद के घटनाक्रम काफ़ी चौंकाने वाले हैं जो वर्तमान में विवाद के योग्य हैं। जैसे आरक्षण की उच्चतम सीमा न्यायालय ने बालाजी मैसूर केस में भी और इंदिरा साहनी केस में भी 50% को ही माना, लेकिन अब यह देखा गया है कि तमिलनाडु की सरकार के द्वारा 69% आरक्षण अपने यहाँ दिया गया। अब ये सवाल था कि यह संवैधानिक निर्णय था तमिलनाडु सरकार का, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर संसद के कानून के जरिए 69% आरक्षण के प्रावधान को संविधान की नवी सूची में शामिल कर लिया। संविधान की एक ऐसी अनुसूची जो कहती है
कि अगर कोई कानून इसमें शामिल कर दिया जाए तो न्यायपालिका की आंखें बंद हो जाती हैं, यानी न्यायपालिका के पास यह शक्ति खत्म हो जाती है कि न्यायपालिका कहे कि संविधान के खिलाफ या पक्ष में है, यानी न्यायपालिका उसे असंवैधानिक नहीं ठहरा सकती। न्यायपालिका के पास एक बड़ी ताकत होती है जिसे हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। न्याय समीक्षा के जरिए न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के असंवैधानिक कार्यों को, यानी जहां वो लोग संविधान का उल्लंघन करते हैं, उनके कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। लेकिन नवीं अनुसूची में उसको यह ताकत नहीं दी गई है, यानी नवीं अनुसूची में अगर कोई कानून बनाकर डाल दिया गया तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा नहीं कर पाएगी, और यदि संवैधानिक नहीं भी है तो भी न्यायपालिका कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसे 76वें संविधान संशोधन के द्वारा तमिलनाडु के 69% आरक्षण के प्रावधान को नवीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। तो विवाद अभी भी इस पर कोई ठोस निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं आया है, क्योंकि यह मामला इस पर सर्वोच्च न्यायालय में गया ही नहीं। दूसरी ओर यहाँ पर हाल ही में यानी कि 2019 में वर्तमान सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिससे 50% आरक्षण की सीमा बढ़कर 60% हो चुकी है। इस पर भी सर्वोच्च न्यायालय में केस दायर किया गया है, लेकिन अभी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय इस पर आना बाकी है। तो हमने क्या बताया कि इंदिरासानीवाद के बाद के घटनाक्रम क्या हैं कि पहला तो 76वें संविधान संशोधन द्वारा तमिलनाडु के 69% आरक्षण मतलब दिया गया, ठीक है ना। फिर क्या है कि नवीं अनुसूची में इसको शामिल कर दिया गया। हालांकि आईआर कोहिलोवाद में 2007 के तहत नवीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा अब संभव है। आईआर कोहिलोवाद 2007 के बाद ऐसा संभव है। हालांकि दूसरा क्या है कि 77वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 का 4 का ए के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान ओबीसी में हालांकि नहीं है ऐसा। 85वें संविधान संशोधन द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण को परिमाणिक वरिष्ठता का आधार माना गया। तो डिबेट यहाँ पे क्या कि आर्टिकल 16 के 4 के ए की भाषा क्या है कि SC/ST के लिए प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा यदि राज्य की राय में इनका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो। मतलब क्या है पर्याप्त प्रतिनिधित्व, कैसे माना जाएगा कि इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है कि नहीं है। अगर कोई भी पद है ग्रुप बी सी डी में जो भी हो, यहाँ SC/ST के लोग आ रहे हैं, ये कैसे कहा जाएगा कि किस आंकड़े के आधार पर कहा जाएगा कि उनका वहाँ पर प्रतिनिधित्व है या नहीं है। क्योंकि कई बार यह देखा जाता है कि किसी विभाग में उनका प्रतिनिधित्व है, किसी विभाग में नहीं है। हो सकता है बिजली विभाग में उनका प्रतिनिधित्व ना हो, सिंचाई विभाग में ठीक ठाक हो उनका प्रतिनिधित्व अनुसूचित जातियों का। क्या क्राइटेरिया माना जाए कि प्रोन्नति में आरक्षण हमेशा रहेगा या फिर किसी खास परिस्थिति में ही रहेगा। क्योंकि कंडीशन लगाई गई है कि संविधान में वो खास कंडीशन क्या है वो देखते हैं। जब राज्य को यह लगेगा कि उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, अब राज्य को कैसे लगेगा। तो देखिए राज्य को यह तब लगे जब राज्य के पास आंकड़े हों, जानकारी हो इसके संबंध में। यह मामला फिर पहुंचा केस में M नागराज 2006 में। इसमें न्यायपालिका ने राज्य को निर्देश दिया कि SC/ST को प्रोन्नति में आरक्षण तभी दिया जा सकता है जब राज्य की सेवाओं में उनके अल्प प्रतिनिधित्व के संबंध में मात्रात्मक और वैज्ञानिक आंकड़े प्रस्तुत किए जाएं। यानी क्वांटिफिएबल डाटा आपको साइंटिफिक डाटा मतलब प्रोड्यूस करना होगा, कोर्ट के सामने यह बताना होगा और इनका प्रतिनिधित्व नहीं है। आप आंकड़े इकट्ठा कीजिए अलग अलग विभागों में उनकी आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन कितना है। ये सब एक बड़ा लेंदी काम राज्यों को बोला गया कि आप पहले उनका पॉपुलेशन, उनका प्रोपोर्शन आदि आंकड़ों को हमारे सामने लाइए, जिससे कि हम ये समझ पाएं कि ये जो आप निर्णय ले रहे हैं सही है या गलत है। तो M नागराज केस के कारण राज्यों के लिए प्रॉब्लम हो गई कि SC/ST के प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। संविधान में प्रावधान तो हो गया, लेकिन व्यवहारिक रूप में SC/ST के प्रोन्नतियों में आरक्षण नहीं मिल पाता है, कई विभागों में नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ पर जो उनका अल्प प्रतिनिधित्व है उसके मतलब मात्रात्मक आंकड़े नहीं होते हैं। 2012 में यूपी में पावर कॉर्पोरेशन में इसी तरीके का मामला आया। इसमें SC/ST को प्रोन्नति में आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। तो मामला न्यायालय में पहुंचा। न्यायालय ने यूपी सरकार से क्वांटिफिएबल डाटा के अंदर रिप्रेजेंटेशन का डाटा मांगा गया
और कहा, और मतलब यूपी सरकार डाटा देने में असफल रही। इस आधार पर आरक्षण के इस निर्णय को निरस्त कर दिया गया। तो समस्या बनी रही कि इसी कारण SC/ST को प्रोन्नति में आरक्षण नहीं मिल पा रहा था। ये मुद्दा बड़ा गंभीर था, क्योंकि SC/ST के हितों से जुड़े बुद्धिजीवियों का मानना था कि जब तक उच्च स्तरीय पदों पर SC/ST का प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो नीति निर्धारण में उनकी भूमिका नहीं बढ़ेगी, क्योंकि निचले स्तर के अधिकारी केवल नीतियों को लागू करने का काम करते हैं। उच्च स्तर के अधिकारी वे नीतियों का निर्माण भी करते हैं। और अभी भी स्थिति ये है कि SC/ST के ऊंचे पदों पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जो कि ना के बराबर है। उनका प्रोन्नति में आरक्षण नहीं हो पाता है, क्योंकि अभी भी शिक्षा का स्तर बेहद कमजोर है। SC/ST में मतलब तो सफलता प्राप्त करते करते उन्हें बहुत सा समय लगता है। ठीक है ना। देखिए, मान लीजिए कोई जनरल कैंडिडेट है, 21 से 26 की उम्र में वो IAS बन गया और फिर वो कैबिनेट सचिव बन जाएगा प्रमोशन के जरिए। और कोई SC/ST कैंडिडेट है, मान के चलो 35 से 36 साल की वो में वो IAS बना, तो वो कैबिनेट सचिव तो बन ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो लेट एंट्री है, उसके यानी कि देर से आ रहा है। तो इसलिए उनका तर्क है कि SC/ST में आरक्षण आवश्यक है। 2018 में जनरल सिंह केस में न्यायपालिका ने पहली बार महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि ये जो SC/ST के लिए प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है और इसके संबंध में जो क्वांटिफिएबल डाटा की मांग की गई है, मुझे लगता है कि यह सही नहीं है और बिना क्वांटिफिएबल डाटा के सरकारों के द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण SC/ST को दिया जा सकता है। लेकिन जनरल सिंह केस में कोई बहुत ज़्यादा गाइडलाइन नहीं आई थी। मतलब 2020 में फिर से मतलब ऐसा ही मामला न्यायपालिका में गया हुआ है और कुल मिलाकर अभी जो निर्णय आया है कि SC/ST को प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है और सरकारों को आरक्षण देते समय क्वांटिफिएबल डाटा प्रोड्यूस करने की बाध्यता नहीं है, हालांकि उन्हें प्रस्तुत करना चाहिए। तो M नागराज बाद में 2006 में 77वें और 85वें संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई। न्यायालय ने लेकिन इसे वैध माना, लेकिन सरकारों को प्रोन्नति में आरक्षण देने के लिए SC/ST के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के मात्रात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे। वर्ष 2018 में जनरल सिंह वाद में नागराजवाद के निर्णय को चुनौती दी गई। M नागराज के निर्णय को नहीं बदला। हालांकि न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि राज्यों के पास मात्रात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं है तो भी प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन भविष्य में राज्यों को ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे, ऐसा कहा। तो इस निर्णय के विरुद्ध पुनः मतलब समता आंदोलन समिति द्वारा जनहित याचिका दायर की गई। प्रोन्नति में आरक्षण कहा गया, इसमें कहा गया कि प्रोन्नति में आरक्षण मूल अधिकार नहीं है, लेकिन जब अब मात्रात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने की अनिवार्यता नहीं है। तो मतलब क्या कि शुरुआत में जब 1992 में इंदिरा साहनी केस का निर्णय आया, तब उस वक्त क्रीमी लेयर का मतलब होता था जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक है या फिर 1 लाख से 2.5 लाख के बीच में है। मतलब उसको बढ़ाया गया, 2.5 लाख किया गया, फिर 4.5 लाख किया गया, से अधिक क्रीमी लेयर वाले, अब फिर उसको 6 लाख किया गया। वर्तमान में 8 लाख है। 8 लाख रुपए वार्षिक आय से अधिक है तो क्रीमी लेयर में रखा जाता है और इसे अब 15 लाख बढ़ाने की बात चल रही है। अब होगा कि नहीं ये नहीं मालूम। फिर तीसरा क्या होता है कि कैरी फॉरवर्ड नियम 81वें यानी कि 81वें संविधान संशोधन द्वारा बैकलॉग रिक्तियों का प्रावधान किया है। अब इनके द्वारा 50% की अधिकतम सीमा और 2 वर्ष की समय सीमा को समाप्त भी कर दिया गया है, ध्यान रहे आपको। तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाए कि ना दिया जाए, फिर देखेंगे निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए कि ना दिया जाए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।